आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स 2024 बोर्ड का पेपर हो गया है 4 मार्च को, और उस पेपर को अब सॉल्व करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है इस पेपर से, उनको यह देखने के लिए कि किस रूप में प्रश्न करने थे, कितने उनके आंसर सही हैं, और किसी प्रश्न में यदि पूरा सही नहीं है तो कितना उन्होंने सही किया हुआ है, और जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी तैयारी के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह पेपर अच्छा साबित होगा। तो आइए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्लास 12th मैथ्स बोर्ड पेपर 2024 सॉल्यूशन, कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2024 प्रश्न पत्र का हल। 4 मार्च को पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का क। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 MCQ होते हैं, 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 10 खंड होंगे, इसके 10 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक हो गया? तो इनका तो केवल क्या देना है, विकल्प का आंसर देना है, कौन सा सही है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क, यदि साइन इनवर्स x = y तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है। साइन इनवर्स आप जानते हैं -1 to 1 ये चला जाता है कहाँ, -π/2 से π/2। मतलब साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू हो यहाँ, तो साइन इनवर्स क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कोण के रूप में आएगी, एंगल के रूप में आएगा, और यहाँ पड़ेगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके बीच हो सकता है। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x बराबर क्या है, y। तो y का मान यहाँ पड़ेगा, y की वैल्यू यहाँ पड़ेगी, क्योंकि साइन इनवर्स जो होगा वो एंगल के रूप में होगा, कोण के रूप में आएगा। तो y क्या है, कोण के रूप में होगा, एंगल के रूप में होगा। कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब एक क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, और y का मान यहाँ पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, बंद अंतराल का। y का मान π/2 भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। -π/2 से क्या मतलब है कि y की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है, उससे छोटी भी उससे बड़ी भी हो सकती है। y की वैल्यू -π/2 भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। y की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। और y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच भी हो सकती है। तो जो विकल्प सही है वो ये वाला, दिस इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो लिखना है, क्योंकि जो MCQs होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनमें कैलकुलेशन नहीं दी जाती, केवल आंसर लिखा जाता है। तो इसका ये वाला विकल्प सही है। तो आप लिख देंगे विकल्प सेकंड। ये वाला विकल्प क्या है, विकल्प सेकंड, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2 सही उत्तर है ये। ठीक है ना, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2 सही उत्तर है। तो ये वाला करेक्ट आंसर पर इतना लिख देना है। ठीक हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ख वाला पार्ट है। चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए, आपको समझाने के लिए जगह बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसमें जगह बना लेता हूँ। जगह यहाँ पर 1 on मार्क्स की है ये पार्ट। इसमें आप देखिए A 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है,
जो 3/3 ऑर्डर की है। ए 3/3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह है, तो एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटर्मिनेंट उसके सारणी का मान, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके उसके सारणी का मान क्या होगा। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, n/n ऑर्डर की है, n/n ऑर्डर की है और वो कैसी है, व्युत्क्रमणीय है। मतलब व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा, इसका ये मतलब हुआ व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यूह। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इन्वर्स निकल जाए, ठीक है, जिसका क्या निकल जाए, इन्वर्स, जिसका व्युत्क्रम निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए कोई मैट्रिक्स है, n/n ऑर्डर की है। यदि मैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दूं, इस ए मैट्रिक्स का मैं क्या निकाल दूं, एडजॉइंट निकाल दूं, और उसके बाद उस एडजॉइंट का क्या ले दूं, डिटर्मिनेंट ले दूं, तो ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए लिया इसका और उसका डिटर्मिनेंट बनाया, उसका सारणिक बनाया, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए 3/3 की है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 मतलब 3-1 2 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह 3 कर लो तो 3-1 2, तो दिस इज द राइट आंसर, ये वाला हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक हो। इसको आप याद रखना। इसके हिसाब से यदि n 4/4 ऑर्डर के तब भी आ जाएगा, n 5/5 ऑर्डर के तब भी आ जाएगा, ठीक है ना, n 2/2 ऑर्डर की तब भी आ जाएगा। तो ये वाला आंसर सही है, तो मैं लिख दूंगा विकल्प सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, सही उत्तर है, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए। ये भी 1 मार्क्स का आपका है। अब इसका थर्ड वाला जो पार्ट है, गौ वाला, वो क्या है उसको मैं पढ़ लेता हूं। आप देखिए, x के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब सीधी सीधी बात है कि d/dx चाहिए, किसका निकालना है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, इसका d/dx चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें फंक्शन भी आपके पास अलग अलग है। d/dx इसका निकालना है ना, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी भूल जाए जो कुछ है, साइन का कॉस, उसके साथ ही पूरा आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, उसके साथ जो कुछ है वो बने उतार दिया। अब किसका होगा, अब इसका होगा इंटू d/dx, किसका, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, साइन का कॉस, ये आ गया कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, साइन का कॉस और जो उसके साथ है उतर गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका d/dx, ये कॉस का, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस समथिंग, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो कॉस का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो कुछ उसके साथ वो आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उसके साथ क्या, एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब किसका डिफरेंशिएशन हुआ ना, इसका। अभी तो मैंने कॉस का किया, अब इस एक्स स्क्वायर का होगा इंटू d/dx एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं चेन रूल।
चेन की तरह, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, सब मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या हुआ 2x, माइनस साइन पहले आ गया तो माइनस 2x, ठीक हो गया। इसको चाहे पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का 2x, इसको पहले लिख रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर कॉस, अभी उतर जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। इन्होंने ये पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, क्योंकि हमको तो आंसर भी मिलाना है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, बस ये हो गया डिफरेंशिएशन। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये वाला सही है। आप देखिए माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो इसका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आंसर, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ इसका उत्तर, विकल्प फोर्थ क्या है, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर सही उत्तर है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक हो गया। माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो चलिए और भी MCQs लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का घ देखिए, यदि dy/dx f(x) = 4x³ - 3/x⁴ जिसमें f2 बराबर 0 हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक हो गया। तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस इन विच f2 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx चाहिए। अब देखो सीधे जो MCQ हैं सीधे आंसर तो आएंगे नहीं, तो पहले आप इसको रफ में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, आप देखिए मेरे पास है dy/dx fx = 4x³ - 3/x⁴। मुझे fx चाहिए, मतलब मुझे डिफरेंशिएशन हटा देना है, ये नहीं चाहिए मुझे। तो डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए तरीका क्या है, उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वर्स ऑपरेटर हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dy/dx fx dx, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका भी करूंगा, 4x³ dx -3 बाहर ले लिया dx/x⁴, ठीक हो गया। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। अब देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट गए, तो ये हो जाएगा fx, दिस इंप्लाइज दैट fx = इसको 4 को बाहर कर लीजिए, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/4, ठीक है, -3। इसको देखिए आप, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, इसको मैं यदि ऊपर ले लूँगा तो ये हो जाएगा x⁻⁻4 dx, इसको मैं ऊपर ले गया तो x⁻⁻4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x⁻⁻4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 प्लस लिख दीजिए c, ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, आप देखो इसको देखिए डियर स्टूडेंट, कितना हो गया ये, fx = इससे कट गया ये x⁻⁴, ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, -3x⁻³ -4 + 1 -3 डिवाइड बाय -3 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, -3 से -3 कट गया तो fx = x⁴ माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया और x⁻³ को नीचे ले लूँगा तो x³ हो जाएगा प्लस सी हो गया। ठीक हो गया, माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया, 3 से 3 कट गया, x⁻³ डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गया प्लस सी। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालने, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है, c की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है f2 = 0। ये किसके लिए दिया हुआ है, इस c की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए इसको मैं निकालता हूँ। अब आप देखिए मेरे पास क्या है, क्या दिया हुआ है, f2 0 है, मतलब जब x = 2 करूँगा, x की जगह पे 2 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं x की जगह पे 2 रखता हूँ, f2 = जहाँ x है 2 कर लीजिए, 2⁴ + 1/2³ प्लस c। अब ये तो 0 है, दिस इज 0 = ये तो हो गया 16 + 2⁻3 8 प्लस c, तो 0 हो जाएगा। 16 8 128 129 बाई 8 प्लस c। इसका मतलब हुआ c = -129/8। c की वैल्यू आ गई -129/8, तो c की वैल्यू यहाँ रख लेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो fx आएगा वो कितना आ जाएगा, fx = x⁴ प्लस 1/x³ प्लस c की जगह क्या हो जाएगा, -129/8। देख लीजिए कौन सा सही है, ये वाला सही है। देखो ये पहला वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब सीधे तो आएगा नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन MCQs के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की कैलकुलेशन रफ में होते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, कॉपी का कोई बाएं पेज ले लेना है, उसके ऊपर लिख देना है रफ वर्क, फिर बाद में जब भर जाएगा तब एक लाइन मार लीजिए। ठीक हो गया, तो ये वाला सही है, तो मैं लिख लेता हूँ विकल्प फर्स्ट, ये है x⁴ प्लस 1/x³ -129/8 सही विकल्प है, ये सही उत्तर है। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, ये सही आंसर है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा जगह बनाने के लिए मैं इसको अब क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से। इसका आंसर आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट आप देखो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए डियर स्टूडेंट, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इंटीग्रेशन 1 + x² स्क्वायर रूट में, इसका इंटीग्रेशन चाहिए √1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन इनमें से क्या होगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, x² + a² dx बराबर क्या होता है। यदि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है x/2 √(x² + a²+a²/2 log of mod x plus √(x² + a² + c। इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इससे मैच कराइए। आप देखो इसी क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, √(x² + 1²। क्या होगा 1। तो अब आप देखो दिस इज इक्वल टू, x की जगह तो x ही है, x/2 √(x² + a²। जो यहाँ है वो यहाँ है,
तो ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए की जगह क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, जो ये है वही ये है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक हो गया, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर अंतर देखिए, ए केवल चेंज है, ए की जगह 1 है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 कर लीजिए, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1/2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो कौन सा वाला सही है? ये वाला, फर्स्ट वाला करेक्ट है इसमें, दिस इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट वाला। तो चलिए मैं यहीं पर आंसर लिख लेता हूँ इसका, गांव वाले का यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ, विकल्प, कौन सा विकल्प? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला क्या है विकल्प? x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। आप चाहो इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो, ठीक है, आप चाहो इसको पहले कर लो, इसको बाद में कर लो, भाई हो गया। तो ये क्या है? सही उत्तर है, सही विकल्प है, ठीक है। इसका आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है, माना अभी नहीं भी लिखेंगे पूरा, केवल इतना भी लिख देंगे कि विकल्प फर्स्ट, क्योंकि पहला वाला सही है, विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है, तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखिए, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अवकल समीकरण का व्यापक हल और अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ जनरल इक्वेशन। तो विशिष्ट हल की बात करेगा तो उसमें स्वेच्छ अचर नहीं होते। किसी अवकल समीकरण का यदि विशिष्ट हल पूछता है कि किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या 0, कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, या कोई भी ऑर्डर है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ पर क्या कह रहा है? अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है। तो 4 कोटि का है तो 4 क्या होंगे? स्वेच्छ अचर होंगे, किसमें? उसके व्यापक हल में, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? 4, ठीक है। तो 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो विकल्प, ऐसा भी आंसर आप लिख सकते हैं, विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है, इतना भी लिख सकते हैं, या विकल्प फर्स्ट यहां पर 4 लिख दीजिए, सही उत्तर है, ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक्स अक्ष के समांतर आप जानते हैं, ये मैं एक्स सिस्टम यदि खींचूं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई जेड है। प्रश्न है
एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर तथा मूल बिंदु से, तो इसके पैरेलल ऊपर नीचे कहीं होंगे ना, परंतु वह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होगी और ओरिजिन से भी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा जा रहा है। एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इट मीन्स दिस क्वेश्चन indicate about the equation of x axis। ये क्वेश्चन क्या शो कर रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष का समीकरण लिखिए, जो कंडीशन इसने दे दी है। तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं x अक्ष का इक्वेशन होता है क्या? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, देखिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन, एक्स अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन निकाल रहा हूं एक्स एक्सिस की। क्या होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 1, 0, 0, तो इक्वेशन हो जाती है x/1 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z/0। ये है एक्स एक्सिस का इक्वेशन, x/1 इज इक्वल टू y/0 z/0। y अक्ष का इक्वेशन, y अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 0, 1, 0, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x/0 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z/0, ठीक है। और z एक्स का, z अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं 0, 0, 1, तो इक्वेशन हो जाएगा x/0 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z/1। जो हमारे अब स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनकी तैयारी के लिए ये आपको तैयार कर देना है, ठीक है। तो इस समय के बच्चों ने जो बोर्ड का एग्जाम दिया, आपसे एक हिसाब से एक्स अक्ष का इक्वेशन पूछा हुआ था, और वह है ये थर्ड वाला x/1 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z/0। तो विकल्प थर्ड सही उत्तर है, ठीक है। विकल्प थर्ड सही उत्तर है। या तो ये लिख दीजिए, या विकल्प थर्ड के बाद ये जो आंसर है वो भी लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का जॉ वाला पार्ट देखिए। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी 0.3 है। तो सप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, ए की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना बी हो चुकी है का मान होगा, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 0.3, देन द वैल्यू ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर विल बी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मान चाहिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो होगा, बी यहाँ है तो यहाँ जाएगा। अब कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? कितना है? 0.3 है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5 है। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए तो कितना हो गया? 3/5, और 3 में 5 से आप डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा दीजिए, 5 छके 30, तो ये हो गया 0.6 कह लीजिए आप, 0.6 या 0.6, तो ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। तो यहाँ आप आंसर लिख लीजिए, आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे, आपका ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला
तो मैं लिख लेता हूँ विकल्प कौन सा वाला, फर्स्ट। आप चाहें तो आंसर लिख भी सकते हैं, क्या है 0.6 सही उत्तर है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या ए के अगले दो खंडों में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से चुन करके इनका उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि ये सही है तो ये वाला सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यदि ऐसी स्थिति है तो ये वाला विकल्प देना है। ए सही है परंतु आर गलत है। यदि ऐसी बात है तो ये वाला विकल्प देंगे। ए तथा आर दोनों गलत हैं। ठीक है। यदि ये बात है तो फोर्थ वाला विकल्प देना। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। इन नेक्स्ट टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 देर आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड द असर्शन ए। एक असर्शन ए है, हिंदी में अभिकथन ए, एंड रीजन बी कारण रीजन आर फ्रॉम द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको लिखना है। ठीक हो गया। अब देखो ये है एक्चुअली क्वेश्चन। जो झ वाला पार्ट है ना, ये अभिकथन है, ये असर्शन है। ठीक हो गया। ये असर्शन है। अभिकथन क्या है? f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट z मैप डाउन z एक एकी है। द फंक्शन f सच दैट z मैप डाउन z गिवन बाई f(x) = 2x इज 1 1। आपको दिया हुआ है इस कथन में, अभिकथन ए में, कि f(x) = 2x जबकि f z से z में मैप हुआ है। z मतलब पूर्णांक संख्याओं को समझे, पूर्णांक से पूर्णांक। तो ये फलन क्या है? एक एक है, एक एकी है। ये मैपिंग जो है f(x) = 2x फंक्शन ये 1 1 है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। f(x) = 2x हमारे पास है और x बिलोंग्स टू z। ये तो दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो x को मैं 1 करूंगा तो f1 क्या हो जाएगा? 2। x को -1 करूंगा तो ये -2। x को 2 कर दूंगा तो ये 4। x को -2 करूंगा तो -4। x = 3 करूंगा तो ये हो जाएगा 6। x की जगह पे 3। x = -3 करूंगा तो ये हो जाएगा -6। कहने का मतलब हुआ कि x का एक एलिमेंट लूंगा तो उसकी मैपिंग यहाँ एक एलिमेंट के साथ है। ठीक है। ऐसे इसका कोई एलिमेंट नहीं है कि किन्हीं दो एलिमेंट की मैपिंग यहाँ एक ही हो। ठीक है ना। x का जो भी मान मैं यहाँ से लूँगा मुझे इसमें उसकी मैपिंग अलग दिखेगी। जैसे मैंने 1 2 3 आपको एग्जाम्पल देके तो ये क्या है? ये होता है 1 1। और इसका एक तरीका और है टेस्टिंग का कि 2 पॉइंट को ले लीजिए, x1 x2 बिलोंग्स टू z। f(x1) क्या हो जाएगा? 2x1। x1 की जगह 2x है। f(x2) क्या हो जाएगा? x की जगह x2 तो 2x2। यदि मैं इन दोनों को बराबर कर दूं f(x1) = f(x2) तो मेरे पास हो जाएगा 2x1 = 2x2। इसका मतलब हुआ x1 बराबर x2। तो यदि ऐसा होता है तो फंक्शन क्या है? एक एकी है। ये फंक्शन 1 1 है। तो बिल्कुल सही है। जो असर्शन है, जो अभिकथन है, बिल्कुल सही बात कहता है कि यह एक एकी है। क्लियर? अब आप देखो इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है दूसरा, आप देखिए कारण में क्या है? फलन f आच्छादक नहीं है। f(x) = है ना, f(x) = 2x है ना, ये आच्छादक नहीं है। दिस इज नॉट ऑन टू, ऐसा कह रहे हैं। तो आप देखो z में कौन कौन नंबर आते हैं? z मीन्स ये तो इंटीजर है ना,
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें बटे की कोई संख्या नहीं आती, 1/2, 1/3, 1/4 नहीं आती कोई, ठीक है ना। अब देखो यहां का मैं कोई एलिमेंट लूंगा, जैसे मैं कह रहा हूं एक जेड ये है और एक जेड ये है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। 1 कहाँ जाएगा 2 पे, 1 2 पे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा 4 पे, 3 कहाँ जाएगा 6 पे। तो इसके जितने भी ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर विषम संख्याएं जितनी हैं वो किसी से जुड़ी नहीं है। तो 1 1 तो है ये, पर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, -1 छूट जाएगा, -3 छूट जाएगा, -5 छूट जाएगा। तो फलन f आच्छादक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, फलन f आच्छादक नहीं है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये फंक्शन न तो ये फंक्शन 1 1 तो है, पर ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। फंक्शन एक है, परंतु फंक्शन आच्छादक नहीं है, ठीक है। परंतु ये जो है ये इसकी व्याख्या नहीं करता, ये तो एक ही बोल रहा है, तो तब आच्छादक की बातें कहाँ आती, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी व्याख्या नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता। ए तथा आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही बात। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है, ए भी सही है, ये भी सही है, ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल सही है। ये एक है कि ये आच्छादक की बात कर रहा है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये वाला विकल्प सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत हो गया। आर भी सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए भी गलत है, तो कौन सा वाला विकल्प होगा सही, ये वाला। तो विकल्प यहां लिख देंगे, विकल्प सेकेंड सही उत्तर है, ठीक है। इसमें एसर्शन ए भी सही है, रीजन आर भी सही है, परंतु ये आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है ना। अभिकथन ए भी सही है, कारण भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही है, ये, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक हो गया। ये इस साल के पेपर में नया प्रश्न जुड़ा है, जैसे सीबीएसई का पैटर्न है ना, उसी हिसाब से है ये। एसर्शन रीजन, अभिकथन कारण, ठीक है ना, समझ करके देने इनके आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये नया जुड़ा है इस समय, ठीक है ना। तो चलिए इसी में एक और पार्ट इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट यह यूं 1 मार्क्स का है भी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभिकथन एसर्शन क्या है, बिंदु ए -2i + 3j + 5k, बिंदु बी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है i + 2j + 3k, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है 7i - 3k। कह रहे हैं ए बी तथा सी क्या है, सररेख है, ए बी एंड सी आर कोलोनियल। ये किस में कह रहे हैं, अभिकथन ए। और रीजन कह रहे हैं ए सी, उसका मैग्नीट्यूड, ए सी वैक्टर निकाला, उसका मैग्नीट्यूड बराबर ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब दोनों सही हैं कि नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, संरेख दिखाने के लिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश। तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वैक्टर निकलेगा बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश माइनस कर देना है। तो बी का क्या है, i + 2j + 3k
माइनस करेंगे ए का स्थिति सदिश -2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मुझे ए वी वैक्टर मिलेगा। तो i प्लस 2j प्लस 3k में से मैंने ये माइनस कर दिया, -2i प्लस 3j प्लस 5k। अब ये कितना होगा, ए बी वैक्टर कितना हुआ, i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, 2i प्लस का हो जाएगा माइनस, 3j प्लस का हो जाएगा -5k। ठीक है, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो सबके चिन्ह बदलेंगे, +2i माइनस 3j माइनस 5k। तो ए वी वैक्टर क्या है मेरे पास, ए वी वैक्टर आ गया i प्लस 2i 3i प्लस 2j माइनस 3j तो माइनस j, ठीक है, प्लस 3k माइनस 5k माइनस 2k। ये हो गया i प्लस 2i 3i, 2j माइनस 3j माइनस j और 3k माइनस 5k माइनस 2k। ये निकल गया ए वी वैक्टर। ठीक हो गया। अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं निकालता हूँ बी सी वैक्टर। ठीक है, बिना इनको निकाले मेरा काम नहीं बनेगा। मैं निकाल देता हूँ बी सी वैक्टर निकालता हूँ। देखिए बी सी वैक्टर कैसे निकलेगा, बी सी वैक्टर निकलेगा सी के पोजीशन वैक्टर में से बी का पोजीशन वैक्टर माइनस करेंगे, सी के स्थिति सदिश में इसको माइनस कर देंगे तो 7i माइनस 3k माइनस, इसको माइनस कर लीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, इसमें से इसको माइनस, तो 7i माइनस 3k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 7i माइनस 3k। ये तो ही है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो सबके साइन बदल जाएंगे, -i माइनस 2j माइनस 3k, -i माइनस 2j माइनस 3k। 7i में से आई गया बी सी वैक्टर, 7i में से आई गया तो 6i। ठीक है, j का ऐसा आ जाएगा -2j। ठीक है ना, -3k माइनस 3k कितना हो गया, -6k। 7i में से माइनस आई गया तो 6i -2j और -3k कितना हो गया, -6k। अब मैं निकालूंगा ए सी वैक्टर। ध्यान दीजिए, ए सी वैक्टर पहले क्या निकाला, ए बी वैक्टर, फिर निकाला बी सी वैक्टर, अब निकालूंगा ए सी वैक्टर। ठीक है, अब ए सी वैक्टर मेरे पास कितना आता है आप देखिए, ए सी वैक्टर हो जाएगा सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाइए, इसमें से 7i माइनस 3k में से माइनस करिए किसको, ए को, ए का पोजीशन वेक्टर को, -2i प्लस 3j प्लस 5k। तो कितना हो गया ये 7i माइनस 3k, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन, अंदर के सारे चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस, 2i प्लस है तो -3j प्लस है तो -5k। ठीक हो गया, 7i माइनस 3k प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k कितना हो जाएगा, 7i प्लस 2i हो गया 9i माइनस 3j। ठीक है, -3k माइनस 5k माइनस 8k। तो मेरे पास ए सी आ गया 9i माइनस 3j, ठीक है, -8k। ठीक है डियर स्टूडेंट, तीनों वेक्टर निकल गए, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, सी भी, ए सी भी निकल गया। ठीक हो गया। अब मैं लूँगा इनके मैग्नीट्यूड, इनके परिमाण लूँगा मैं। अब आप देखो, इनके परिमाण लूँगा मैं क्या लिख दूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का परिमाण कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर
3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, कितना हो गया? 3 3 9 और 1 10 और 4 14, ठीक है ना? 4 9 और 4 13 14, वर्गमूल 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक हो? अब चलिए ऐसी मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकाल देता हूँ। बी सी का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 36, 36 और 36 72 76, स्क्वायर रूट ऑफ 76। ठीक है, और 76 के पार्ट करना चाहूँगा, कितना हो जाएगा? ये 76 आ रहा ना, 76 आ रहा है ना, 6 6 12 16 अच्छा 1 76। अब 76 के पार्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 2 8 16, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 19, तो ये हो जाएगा 19 छक्के 76, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 19। तो जो बी सी वेक्टर आया, बी सी वेक्टर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 19। ठीक है, देखिए अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी निकालते हैं, देखो कितना आता है। ए सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर प्लस 9, इसका स्क्वायर 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ? 9 और 1 10 और 4 14 का 4, 1 7 154, 9 और 4 13 और 1 14 का 4 1 6 1 7 7 8 7 15, 154। 154 के पार्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 7 14 2 7 14, है ना? तो ये इतना ही रहेगा, इसके और पार्ट नहीं हो पाएंगे, ये इतना ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी हुआ 154। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना हुआ? 154 हो गया डियर स्टूडेंट ये। अब आप देखो इसमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 154, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं साफ साफ इसको। मेरे पास सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी कितना हुआ? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 19। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी कितना हुआ? 154। ठीक है, तो यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का मान मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी के बराबर होता, ठीक है, यदि ए सी का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता तो ये संरेख होता, पर ये बराबर नहीं है। इसका मान इन दोनों के प्लस करके इन दोनों के बराबर नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू। तो एक तो जो ये दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का मान मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी के बराबर है, ये गलत है। ठीक है, और आप समझिए कि जब जो है 3 पॉइंट्स कोलोनियर होते हैं, 3 बिंदु संरेख होते हैं, संरेख मतलब एक ही लाइन में, ए बी सी और
ए सी। यदि ये 3 पॉइंट्स कोलोनियर हैं, ये 3 बिंदु सररेख हैं, तो ए बी की लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी की लंबाई बराबर ए सी के लंबाई के बराबर होगा। ऐसा तो होगा, ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई को प्लस कर दूंगा तो ए सी की लंबाई के बराबर आना चाहिए, तब जाके ए बी सी क्या होते हैं, सररेख होते हैं। यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यहाँ पर ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर नहीं है, तो ये गलत है। और जब ये आपस में बराबर नहीं हैं, ए सी बराबर ये नहीं है, ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, तो ये बिंदु ए बी सी सररेख नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बी सी सररेख है, ये भी गलत। और दूसरा कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, ये भी गलत। ठीक है, सररेख कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी होता, तब जाकर के सररेख होता। तो न तो ये सही है न ये सही है, ये सररेख नहीं है बिंदु ए बी सी, ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसा भी नहीं हो पा रहा, वो हमने करके देख लिया। तो कौन सा आंसर अब ठीक हो जाएगा आपका कौन सा आंसर सही होगा डियर स्टूडेंट? सही उत्तर आपका हो जाएगा, इन विकल्पों में से ए तथा आर दोनों गलत हैं। यहाँ पर दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो विकल्प आंसर क्या लिखना है, क्या होना चाहिए आंसर? विकल्प फोर्थ सही उत्तर है, विकल्प फोर्थ सही उत्तर है। ए तथा आर दोनों गलत है, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। ठीक है, इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है।